ताम्रकार एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आपको जो मध्य प्रदेश का हमारा जो जिला कटनी है उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि जो हमारा कटनी जिला था उसका गठन कब हुआ था, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं, यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, यहाँ का जो बेसिक्स जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री रहती है, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स को पाए जाते हैं, यहाँ किस तरह की मिट्टी है, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको आज मैं छोटी सी बेसिक से इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो हमारा कटनी जिला है, कटनी मध्य प्रदेश के अंदर आता है और जो कटनी जिले का गठन जो हमारा हुआ था वो 25 मई 1998 को कटनी जिले का गठन हुआ था। सेकेंड पॉइंट है जो हमारा कटनी जिला है उसका जो पुराना नाम था मुड़वारा था। कटनी जिले का पुराना नाम मुड़वारा था, जो कि आज कटनी जिले के अंदर एक स्टेशन भी है जिसका नाम मुड़वारा अभी भी है। और फिर देखोगे कटनी 20वीं सदी की शुरुआत के बाद शहर के रूप में जाना जाता है। जो 20वीं सदी के बाद से ही जो कटनी जिला है हमारा उसको एक शहर के रूप में जाना जाता है। इससे यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इतिहास था वहां पे भी कटनी, हमारा जो कटनी जिला है इतिहास में भी कटनी जिले का जिक्र है। फिर इसके बाद देखो कटनी में कलचुरियों और गोंड ने भी राज किया था। इससे हमें पता क्या चल रहा है, जो 20th सेंचुरी के पहले का जो हमारा समय था, जो हमारी हिस्ट्री थी, वहां पे भी कटनी का नाम आता है। और कटनी में पहले किसने राज किया था, कलचुरियों और गोंड ने कटनी जिले पे राज किया था। फिर इसके बाद देखो कटनी जिले के अंदर 6 तहसीलें आती हैं। कटनी जिले के अंदर हमारी 6 तहसील आती हैं, जिसमें से है बोहरीबंद, दूसरा हो गया दीमरखेड़ा, तीसरा मुड़वारा जो कि कटनी में ही है लेकिन उसको भी एज अ तहसील कंसीडर्ड किया जाता है। फिर सेकंड देखो फोर्थ हो गया हमारा रीठी, फिर मुड़वारा, फिर बरही और विजय राघवगढ़। ठीक है, ये 6 तहसीलें हैं। यहाँ पे मुड़वारा को अब तहसील के रूप में जाना जाने लग गया है, बट मेन जो हमारी 6 तहसीलें हैं वो है बोहरीबंद, दीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, बरही, विजय राघवगढ़। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए, ये 3-4 पॉइंट कटनी जिले के बारे में। फिर जो हमारी कटनी जिले की प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, केन, और कटनी जिले की कटनी एक नाम की नदी भी है, और फिर एक महानदी। जो प्रमुख नदियां हैं वो कटनी जिले की कौन कौन सी नदी है, केन हो गई, कटनी हो गई और महानदी हो गई। जो कटनी नदी है वो बोहरीबंद से होकर बहती है। ठीक है, याद रहेगा, जो कटनी नदी है वो हमारी कहाँ से होकर निकलती है, बोहरीबंद से होकर निकलती है। और जो हमारी केन नदी है वो कहाँ से निकलती है, कटनी से ही निकलती है, और फिर वो यूपी में जाकर बहती है, और यूपी से जाकर के वो कहाँ पे, यमुना नदी पे मिल जाती है। क्या मैंने बताया, जो हमारी केन नदी है वो कटनी से निकलती है और वो यूपी से होकर गुजरती है, और वो जाके किसमें, यमुना नदी में फाइनली जाके मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये 2 नदी का। फिर महानदी जो है वो हमारी कहाँ से, जो बरही के पास, जो बरही तहसील है उसके पास जो कोटेश्वर है वहां के पास से हमारी जो महानदी है वो निकलती है। फिर इसके बाद वन एवं वन जीव, जो हमारे यहाँ मेनली जो एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, कटनी जिले में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि हिरन हो गया, तेंदू हो गया, साजा हो गया, सांभर हो गया, चीतल हो गया, मोर हो गया और नीलगाय हो गया। और जो हमारा वन, मेनली जो हमारा वन का एरिया है वो कौन सा है, कटनी जिले के विजय राघवगढ़ को वन परिक्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे तो अपने जानवर देख लिए कि मेनली कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। अब जो हमारा विजय राघवगढ़ जो कटनी के अंदर तहसील आती है, विजय राघवगढ़ जो है उसको एज अ वन परिक्षेत्र के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। और अभी अपन कुछ देर बाद पढ़ेंगे आगे कि जो हमारा विजय राघवगढ़ तहसील है यहाँ पे एक प्रसिद्ध किला भी है, उसके बारे में भी, जो कि आजकल टूरिज्म का यहाँ पे केंद्र बना हुआ है, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे अभी जैसे मैंने आपको प्रमुख नदी, जो हमारे कटनी जिले की प्रमुख नदी है उसके बारे में बताया। अब यहाँ पे मैं एक केन नदी पे जो एक प्रोजेक्ट बनाया गया है उसके बारे में बताती हूँ, जो कि है केन बहुउद्देशीय परियोजना। जो हमारी केन नदी है उसमें एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है, जिससे कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। देखो, यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मतलब कि ये जो हमारा केन नदी पे बहुग्रीव प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये जो परियोजना बनाई गई है, ये किसके किसके बीच में संयुक्त परियोजना है। हिंदी थोड़ा सा कोई बात नहीं। ये जो हमारी परियोजना है वो किसके किसके बीच में है, मध्य प्रदेश के बीच में है और उत्तर प्रदेश के बीच में है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। फिर देखो, इस परियोजना से छतरपुर, पन्ना, कटनी जिले को लाभ प्राप्त होता है। कौन कौन से जिले को, कटनी के ये जो केन नदी पे प्रोजेक्ट बनाया गया है, परियोजना बनाई गई है, इससे किसको
कौन कौन से जो हमारे जिले हैं उनको और भी ज्यादा लाभ होता है, जैसे कि हमारा हो गया छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया और कटनी हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर देखो इस परियोजना से 50 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो लगभग कितनी मेगावाट की यहाँ से जनरेट होती है, 50 मेगावाट की एनर्जी जो हमारी होती है वो जनरेट होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद अपन पर्यटक स्थान देखते हैं कि जो हमारा कटनी जिला है वहां उसमें कौन कौन से प्रमुख पर्यटक स्थान कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थान जो कि पहला हमारा, जैसे पहले मैं जब विजयराघवगढ़ के बारे में पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था कि जो हमारा विजयराघवगढ़ का किला है वो प्रमुख पर्यटन स्थान पे आता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा विजयराघवगढ़ किला है उसके बनने की शुरुआत कब हुई थी, 1826 में विजयराघवगढ़ का जो किला था वो बनना स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम यहाँ पे जो विजयराघवगढ़ था उस टाइम वहां पे 1826 में यहाँ किसका राज था, उस समय मैहर के महाराज प्रयागदास का राज था। विजयराघवगढ़ में 1826 में जब ये किला बनना स्टार्ट हुआ था उस टाइम यहाँ पे किसका राज था, प्रयागदास राजा जो कि मैहर के थे, वहां का एरिया उनका था। उन्होंने यहाँ पे ये किला बनवाने की शुरुआत की थी, कब, 1826 में। ये चीज क्लियर हो गई। और ये जो किला है वो समुद्र तल से 350 मीटर ऊंचाई से बना हुआ है, 350 मीटर ऊंचाई से ये जो किला है ये बना हुआ है। सेकंड देखो बडेरा चतुर्युग धाम, बडेरा चतुर्युग धाम, ये जो यहाँ पे ये जो हमारा धाम है यहाँ पे ये 4 युगों को दर्शाता है। ये जो हमारा बडेरा चतुर्युग जो धाम है हमारा वो क्या करता है, 4 युगों को दर्शाता है। 4 युग हमारे कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा सतयुग हो गया, फिर त्रेता युग हो गया, फिर द्वापर हो गया और अभी जो चल रहा है वो कलयुग हो गया। अब यहाँ पे कैसे है, मान लो ये 4 है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, तो ये किसको दर्शाता है, हमारा सतयुग को दर्शाता है। फिर इसके ऊपर क्या हो गया, त्रेता, ऐसे जो बिल्डिंग रहती है वैसे ही इसके जो 4 फ्लोर है वो 4 युगों को दर्शाते हैं। ये 2 पर्यटक स्थान क्लियर हो गए आप लोग को। फिर थर्ड देखो रूपनाथ धाम, ये रूपनाथ धाम कहाँ स्थित है, बोहरीबंद तहसील में। जो मैंने अभी 6 तहसील बताई थी, कटनी की जो 6 तहसीलें थी उसमें से एक तहसील कौन सी थी, बोहरीबंद थी, जहाँ पे ये रूपनाथ धाम स्थित है। और ऐसा रिसर्च करने पे ये मिला है कि शिव पार्वती विवाह में भगवान भोलेनाथ की बारात यहाँ ठहरी थी। ठीक है, ये मैं नहीं बता रही, जैसा मुझे पता चला, जैसे मैंने रिसर्च किया और जो भी मैंने पढ़ा है उससे मैं बता रही हूँ कि जो रूपनाथ धाम में ऐसा कहा जाता है कि जो शिव पार्वती विवाह में भोलेनाथ की जो बारात थी वो यहाँ पे रूपनाथ धाम में ठहरी थी। ठीक है, फिर देखो बोहरीबंद विकास खंड में शिव जी की प्रमुख 5 लिंगीय मूर्ति है। बोहरीबंद विकास खंड में जो हमारे शंकर जी है उनकी जो मूर्ति है वो 5 लिंगीय मूर्ति है और जिसके निकट सीता कुंड, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड भी स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा रेलवे जंक्शन कटनी जंक्शन है। पहला रेलवे जंक्शन सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का पहला रेलवे जंक्शन कौन सा है, इटारसी है, और दूसरे बाद जो आता है वो कटनी जंक्शन होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो कटनी जिला है उसमें कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं, कि वहाँ गर्मी कितने डिग्री सेल्सियस तक पड़ती है, उसको वहाँ पे ठंड का टेम्परेचर क्या होता है। तो देखो ऋतुएं एवं जलवायु। ठीक है, जो कटनी जिला है उसमें जो गर्मी का टेम्परेचर रहता है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और यहाँ जो ठंड का टेम्परेचर रहता है वो लगभग 6 डिग्री सेल्सियस के पास टेम्परेचर रहता है। और अगर हम यहाँ पे कटनी जिले के अंदर बारिश की बात करें तो यहाँ पे कटनी जिले में सामान्य बारिश होती है जो कि 110 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, 110 मिलीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है। और अगर कटनी की अपन भौगोलिक स्थिति के बारे में, अगर अपन उसकी ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में देखें तो यहाँ पे कटनी के उत्तर में सतना जिला है और दक्षिण में जबलपुर दिंडौरी है, पूर्व में उमरिया है और पश्चिम में दमोह है। और यहाँ पे अगर अपन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के उसमें से अगर देखना चाहो तो ग्लोब में जो कटनी की लोकेशन है वो ये मिलेगी 23 डिग्री 37 मिनट से 24 डिग्री 84 मिनट तक उत्तर में, और यहाँ पे फिर 79 डिग्री 57 मिनट से 80 डिग्री 58 मिनट पूर्व तक की ये इसकी लोकेशन, अपन कटनी की लोकेशन ग्लोब में देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे डिग्री के हिसाब से नॉर्थ, उत्तर और पूर्व में ऐसे दिखेगी। ये क्लियर हो गया कि कटनी में गर्मी का टेम्परेचर कितना जाता है 42 डिग्री सेल्सियस और जो ठंड रहती है उसका टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस। और
कौन से उसके कटनी जो है उसके आसपास के चारों की लोकेशन क्या है, सतना, जबलपुर, डिंडौरी और फिर हो गया हमारा दमोह हो गया एक साइड पे, और एक साइड पे हमारा आता है उमरिया जिला। ठीक है, ये 4 जिलों से घिरा हुआ हमारा कटनी है। कटनी के आसपास के 4 जिले उसके कौन से लगते हैं, ये यहाँ पे ये 4 जिले हो गए। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। अब अगर अपन कटनी जिले में मिट्टी की बात करें कि कटनी जिले में किस तरह की मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है, तो जो हमारा कटनी का एरिया हो गया जैसे कि कटनी, रीवा, सतना और हमारा ये जो शहडोल हो गया, यहाँ पे ज्यादातर लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। क्या मैंने बताया, जो हमारा रीजन है ना, रीवा जिला हो गया, सतना जिला हो गया, हमारा कटनी जिला हो गया, शहडोल जिला हो गया, यहाँ पे ज्यादातर लाल काली मिट्टी पाई जाती है। और ज्यादातर यहाँ पे जो खेती होती है, साल भर खेती होती है, वो हमारा गेहूं हो गया, धान हो गया और मक्का हो गया। धान नहीं, मक्का, धान की खेती होती है यार, धान की खेती नहीं। जो हमारा कटनी जिला है वहां पे किसकी किसकी खेती होती है, गेहूं हो गया, धान हो गया और मक्का हो गया। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे अब जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारा खनिज है, जो हमारा कटनी जिले का रिसोर्स है, वो मेनली रिसोर्स कौन सा है, तो यहाँ पे जो कटनी जिला है मेनली हमारा, वहाँ पे ना सीमेंट फैक्ट्री हम देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कटनी जिले का एरिया है वो किसमें रिच है, चूना पत्थर खदान यहाँ पे ज्यादातर कटनी जिले में पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में चूना की अनुमानित भंडार 7,542.52 मिलियन टन है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पूरा कटनी जिले का नहीं है। 7,542.52 ये जो अनुमान है मध्य प्रदेश के किसमें, चूना पत्थर की, ये अनुमानित वैल्यू है। ठीक है, और फिर देखो जो हमारा कटनी रीजन है वहां पे मेनली जो हमारा मार्बल है, जैसे अपन संगमरमर कहते हैं, उसके उद्योग हमें, उसकी इंडस्ट्रीज हमें दिखेगी। ये मेनली हमें कहाँ पे मिलेगी, कटनी और जबलपुर के बीच में हमें मार्बल की जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योग है, वो हमें देखने मिलते हैं। फिर जो अगर हम बात करें कि जो हमारा कटनी जिला उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 4,950 वर्ग किलोमीटर जो हमारा कटनी जिला है उसका एरिया है। और अगर अपन बात करें कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश में कटनी का 35वां स्थान है। क्या मैंने बताया कि अगर अपन क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा जिला कितना बड़ा है इसके हिसाब से देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से कटनी का 35वां स्थान है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कटनी जिले का क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश में 35वां स्थान है। क्लियर हुआ ये चीज। और फिर अगर अपन पॉपुलेशन की बात करें कि कटनी जिले में कितनी पॉपुलेशन है, तो ये मेरे पास रिसेंट डाटा नहीं, 2011 में जो हमारा सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से कटनी जिले की लगभग पॉपुलेशन जो है वो 12,92,000 के आसपास है। ठीक है, ये 2011 के हिसाब से, अब तो 2021 चल रहा है। और अगर अपन साक्षरता की बात करें तो जो हमारा लिटरेसी रेट है वो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कितना है, 71.98% है। और इसी में अगर अपन पुरुषों में बात करें, मेल्स में बात करें, तो वो जो हमारा परसेंट है, लिटरेसी लेवल है, रेट है, वो क्या है, 81.92 है। और यही अपन अगर स्त्रियों में बात करें तो 61.58% है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको प्लस करके कोई मत लिखने लग जाना, ये अलग से मैं बता रही हूँ कि अगर अपन मेल में देखें तो 81.92 है, और अगर अपन फीमेल में देखें तो 61.58% है, जो कि अभी भी काफी ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है लिटरेसी लेवल पे कटनी जिले के अंदर भी। और अगर अपन लिंगानुपात मतलब कि इंग्लिश में सेक्स रेशियो, अगर अपन सेक्स रेशियो की बात करें तो 952 प्रति 1000 पुरुष। अगर कहीं पे 1000 कटनी जिले में अगर कहीं पे 1000 पुरुष 1000 मेल्स पाए जाते हैं तो उनकी कंपैरिजन में 952 फीमेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो 48 बॉयज बचेंगे वो कुंवारे रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखो फिर जो अगर अपन यहाँ पे बोली की बात करें कि जो हमारा कटनी जिला है वहाँ पे बोली कौन सी बोली जाती है, तो सब महाकौशल हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, की संस्कृति का समूह है। जो हमारा कटनी जिला है वहाँ पे लगभग ये 3 रीजन की जो हमारी संस्कृति है वहाँ का समूह हमारे कटनी में पाया जाता है। ठीक है, महाकौशल जैसे कि जबलपुर हो गया, और बुंदेलखंड की अगर अपन बात करें तो अपना रीवा हो गया, सीधी हो गया, सतना हो गया, ये बुंदेलखंड में आ गया। और यहाँ पे अगर अपन मेनली बोली की ही पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे कटनी जिले में ज्यादातर जगहों पे
ज़्यादातर तहसीलों पे बघेली ही बोली जाती है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि जो हमारा कटनी जिला है इसके आसपास में कौन सा ऐसा मतलब नेशनल पार्क वगैरह है, नेशनल राष्ट्रीय क्या बोलेंगे पार्क को, राष्ट्रीय पार्क वगैरह हो गया, वो कौन सा अपने कटनी जिले के आसपास के रीजन में आता है। ठीक है, तो जो हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो मेनली तो वैसे लोकेटेड है उमरिया जिला में, जो कि कटनी जिले से लगा हुआ है, लेकिन जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क का कुछ एरिया जो है वो कटनी जिले के अंदर भी आता है, इसीलिए यहाँ पे कटनी पे हम इसे पढ़ रहे हैं। तो देखो जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि इसका जो मेन एरिया है वो उमरिया जिला में आता है, और जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है 448.842 वर्ग क्षेत्र। ठीक है, ये इसका एरिया है। और जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि बांधवगढ़ का कुछ एरिया जो है, कुछ हिस्सा है वो कटनी जिले के अंदर भी आता है। और जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 में। जो हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क था उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1963 में उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसे एज अ नेशनल पार्क कब कंसिडर किया गया था, 1993 में बांधवगढ़ को नेशनल पार्क के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर इसकी और आप इंफॉर्मेशन लेना चाहो कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क का जो एरिया है तो वो विंड पर्वतमाल की 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, जो ये बांधवगढ़ का एरिया है वो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यहाँ ये मेनली प्रसिद्ध किसके लिए है, टाइगर बाघ के लिए ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो प्रसिद्ध है। आई होप मध्य प्रदेश के कटनी जिले की ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, यहाँ से कुछ चीजें आपको नहीं पता चली होंगी और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नई जानने के लिए मिली होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल सुप्रिया ताम्रकार, एंड थैंक यू so much for giving me your such precious time for listening me. Thank you so much.